हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर सेक हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा और सोशल हिस्ट्री। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो की भूमिका क्या थी, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन को स्पष्ट कीजिए और कांग्रेस रेडियो की इसमें भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को एकदम अच्छे से करेंगे ताकि आपका अगर ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो भी आप कर सको, और देन हम रेडियो को, कांग्रेस रेडियो को देखेंगे। देखिए, ब्रिटिश संसद जो था, है ना, इन्होंने क्या करा, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लागू किया। क्यों? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए। ठीक है, आई नो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं पढ़ दे रही हूँ। अधिनियम द्वारा जो था, प्रांतों में तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार थी और केंद्र में जो थी वो आंशिक उत्तरदायी सरकार बनेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 1939 में जो ना दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने भारत की ओर से घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में शामिल हो रहा है। ठीक, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। ग्रेट ब्रिटेन इससे अलग नहीं रह सका तथा इसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के नाम पर 3 दिसंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दिन गवर्नर जनरल ने भारतीय जनता की सहमति के बिना, ठीक है, किसी भी भारतीय जनता या भारत के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, उनकी सहमति के बिना क्या बोल दे कि भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अभी यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और आप युद्ध की घोषणा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो भारत के लोग हैं वो गुस्सा तो होंगे। ठीक, भारतीय नेता ने वायसराय के इस अशोभनीय और अपमानजनक कार्य की कटु निंदा करते हुए इसका घोर विरोध किया। जिस अलोकतंत्रीय ढंग से भारत को युद्ध में झोंक दिया गया, क्योंकि भारत के लोगों से तो पूछा ही नहीं कि आप युद्ध में शामिल हो गए कि नहीं हो गए, अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हाँ भारत भी युद्ध में शामिल हो रहा है, तो ये तो गलत था और भाई इसका विरोध करना जरूरी था। ठीक है, उसका विरोध करते हुए 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस समिति की एक बैठक आयोजित की गई और इस समिति में एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा गया कि जब तक भारत को स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक कांग्रेस भारतीय जनता को देश की सरकार से पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती। अब इसमें क्या बोलते हैं, एक प्रस्ताव रखा 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने कि जब तक आप हमें स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दे देते तब तक भारत की ओर से युद्ध में कोई भी भाग नहीं लेगा। ठीक, उदारवादियों ने भी इसका समर्थन किया और जो मुस्लिम थे उन्होंने भी इसका क्या किया, समर्थन किया। वायसराय की घोषणा और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र। अब देखिए, जो ऊपर था ना आपका 1935 का अधिनियम, वो यहाँ पर होगा कि 1935 के अधिनियम के तहत ना कांग्रेस ने ना क्या करे, इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद ना वो 8 प्रांतों में क्या हुआ, विजय रहा, तो 8 प्रांत उसके अंदर आ गए थे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो उसी प्रांतों का त्याग देगा। देखिए, वायसराय ने तो युद्ध संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट ही नहीं किया, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि क्या युद्ध में होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, या युद्ध में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ हम आपको स्वतंत्रता देंगे कि नहीं देंगे, कुछ नहीं बताया उसने। ना ही भारतीयों को स्वतंत्रता का आश्वासन दिया, ना युद्ध के उद्देश्य के बारे में बताया और भारतीयों को स्वतंत्रता का आश्वासन भी नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार ने मात्र यही कहा कि ब्रिटेन वर्तमान उद्देश्य केवल युद्ध जीतना है। ब्रिटेन का जो वर्तमान उद्देश्य है वो केवल और केवल युद्ध जीतना है, बाकी किसी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक, इसलिए उन्होंने भारत के 52 प्रतिनिधियों से, जिनमें से गांधी जी, पंडित नेहरू, मोहम्मद जिन्ना आदि शामिल थे, भेंट की। अब इसके लिए क्या करा, उन्होंने इन लोगों से भेंट की। उसके पश्चात 17 अक्टूबर 1939 को एक वक्तव्य दिया जिसकी महत्वपूर्ण बातें थी। अब 17 अक्टूबर को उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस की ये मांग अव्यावहारिक है कि भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। कौन कह रहा है ये? वायसराय कह रहा है। ठीक है, ब्रिटेन का, भारत का, जो भारत में बना है, ब्रिटेन का जो आदमी, वो भारत का जो वायसराय बना है वो कह रहा है कि जो कांग्रेस बोल रहा है ना कि हाँ तुम्हें हमें सत्ता दे दो, हमें सत्ता दे दो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही भारतीयों को स्वतंत्र करना चाहिए। कौन बोल रहा है? वायसराय बोल रहा है। ठीक, समस्त संवैधानिक योजना पर युद्ध के बाद ही विचार होगा। अब दूसरा क्या बोलता है कि जितने भी संवैधानिक योजनाएं ना, एक बार युद्ध होने दो, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो फिर क्या हम पागल है यहाँ पर? आप
के साथ युद्ध में आपका साथ देंगे। मान लीजिए आप युद्ध जीत लेते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? आप तो विचार ही बाद में करोगे, पहले विचार करो ना, पहले शर्त रखो, उसके बाद युद्ध होगा, ठीक है। वायसराय भारतीयों से मिलकर एक सलाहकार समिति का गठन करेंगे जो उन्हें युद्ध संचालन से संबंधित विषयों पर क्या करेंगे? परामर्श देंगे। अब क्या बोलते हैं इसी में कि वायसराय है ना जो एक सलाहकार से मिलेंगे और एक समिति का गठन करेंगे जो ना युद्ध को संचालन कर सके, ठीक। कांग्रेस ने इस घोषणा को विशेष रूप से असंतोषजनक बताया। ऑब्वियसली असंतोषजनक था भाई, हम क्यों युद्ध के बाद मिलेंगे, युद्ध के बाद बात करेंगे, युद्ध के बाद तो आप पलट जाओगे, है ना, जो बात करनी युद्ध से पहले करो, है ना। और हम क्यों ही कोई समिति में शामिल होंगे जिसमें आप हमारे सैनिक तो ले लोगे लेकिन बताओगे ही नहीं कि क्या करना है, हमें स्वतंत्रता दोगे कि नहीं दोगे, ठीक। कांग्रेस पहले ही प्रांतीय मंत्रिमंडल को आदेश दे चुकी थी कि वे ब्रिटिश सरकार की युद्ध तैयारियों में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगी, ठीक है। कांग्रेस ने मना कर दिया भाई हम युद्ध में कोई आपकी सहायता नहीं करेंगे। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक कर प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या करा? त्यागपत्र देने का आदेश दिया। फलते 8 प्रांतों में जो कांग्रेस जीती थी उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। सन 1940 के मध्य तक विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, ठीक है। और नाजुक अवसर को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी ने कहा कि अब क्योंकि ना उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारे जो थे ना हार रहे थे देश, ठीक है, वहां पर ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत बेकार हो चुकी थी। तो गांधी जी ने इसका लाभ देखते हुए क्या कहा? ब्रिटेन के विनाश द्वारा हम अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते। लाइक हम किसी से नाराज होते ना लेकिन हमें कहीं दिखता है उसका कुछ फायदा, तो हम भी उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो वहां पर गांधी जी क्या बोलते हैं कि ब्रिटेन का नाश हो और उसके ऊपर हम अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, क्योंकि हम यहाँ से सैनिक नहीं भेज रहे थे ना, जो भारत है वो सैनिक दे ही नहीं रहा था उन लोगों को, क्यों देता, है ना। तो अब वहीं पे गांधी जी कह रहे हैं कि इसका मतलब समझिए कि हम अगर सैनिक दे देंगे तो आप विजय हो जाओगे, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे कि ब्रिटेन के विनाश द्वारा अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहता कौन? भारत, ठीक। नेहरू जी ने कहा कि ब्रिटेन की कठिनाई भारत का सौभाग्य नहीं है। वैसे तो था तो अच्छा ही, बट हाँ अगर ये होता कि ब्रिटेन जीत जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये एक तरफ से अवसर का फायदा उठाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, ताकि ब्रिटेन को ये लगे कि हाँ ये हमारे बारे में भी सोचते हैं, है ना। तो इसलिए 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः प्रस्ताव पारित कर 2 शर्तों पर सहयोग देना निश्चित किया। युद्ध की समाप्ति पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भाई युद्ध हम सैनिक भेज देंगे, बट जब युद्ध समाप्त हो जाएगा आपका तो आप क्या करोगे? हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दोगे और आप यहाँ से चले जाओगे। तत्कालीन कदम के रूप में भारतीय शासन के केंद्रीय क्षेत्र में एक अस्थायी सरकार की नियुक्ति की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सॉरी प्रतिनिधि भाग ले। ये मिलीजुली अस्थायी सरकार केंद्रीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो। अब क्या बोल रहे कि जो अभी की जो स्थिति है ना, यहाँ पर एक क्या होनी चाहिए? अस्थायी, ठीक है, अस्थायी केंद्रीय व्यवस्थापिका का निर्माण होना चाहिए, ठीक। तो ये कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं अपने प्रस्ताव में। जुलाई 1940 के प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने ब्रिटेन के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाया, परंतु चर्चिल ने कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि मैं साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दूं। अब उससे पहले जो था ना वो प्रधानमंत्री दूसरा था, ठीक, पर चर्चिल को उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक। अब वो क्या बोलता है, जैसे नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखे उसी प्रस्ताव के ऊपर ये बोलता है कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि मैं साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दूं। अतः चर्चिल का मकसद भारत को स्वतंत्रता देना नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया। प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिविधि को रोकने के लिए क्या करा? क्रिप्स को भारत भेजा। कब भेजा? 22 मार्च 1942 को, ठीक। अब जो क्रिप्स था वो व्यक्तिगत रूप से तो नेहरू का मित्र था, है ना, बट देखा जाए तो भेजा तो चर्चिल ने था, तो वो उसकी ज्यादा सुनेगा। उन्होंने क्या करा? क्रिप्स ने 20 दिन का भारत का दौरा किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के जितने भी जो भी प्रतिनिधि थे सबसे मिले वो, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कहते हैं। इसमें क्या बातें थी? ब्रिटिश सरकार भारत में शीघ्र
स्वशासन को विकास के लिए निश्चित कदम उठाए जाएंगे। ठीक। युद्ध की समाप्ति पर प्रांतीय विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होंगे एवं भारत में एक संविधान निर्माती सभा गठित की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियायतें दोनों के प्रतिनिधित्व होंगे। युद्ध के इस नाजुक समय में भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ठीक। अब क्या बोलते हैं गांधी जी इस प्रस्ताव को लेकर, अगर आपके यही प्रस्ताव है तो आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया, कृपया करके अब वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख ही नहीं रहा था ना कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल रही है। अब तो हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए थी, तो हम क्यों ही मानते हैं ऐसे प्रस्ताव। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ये, इन प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुगताने वाला चेक कहा। किसने? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के अब क्या कारण थे? देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता थी पहले तो, ठीक है, जो आई। म्यांमार में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। ठीक। शोचनीय आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो चुकी थी। पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य था और जापान के आक्रमण का भय था कि भाई अगर हम युद्ध में उनका साथ देते हो सकता है जापान हम पे हमला कर दे। ठीक है। तो ये सब किसके कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन के। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला, ठीक है, काफी तेज चला, उसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया, तो वो सब आप लिख देना। बाकी यही मेन लिखना और इनको ना खोल कर लिख देना आप। जो ये क्रिप्स मिशन की असफलता है ना, ये सब खोल कर लिखना है आपको। ठीक है। बाकी मेन कारण तो ऊपर से ही बने थे इनके, जो जो मैंने बताया आपको। ठीक है। अब देखिए, रेडियो कांग्रेस रेडियो ट्रांसमीटर विकसित करना। अलग से क्वेश्चन आए तब भी लिख सकते हो आप, अगर इसके साथ आए तब भी लिख सकते हो आप। ठीक है। अलग से भी आता है कई बार, तो वो भी लिख सकते हो क्योंकि काफी लंबा लिखा है मैंने। उषा और उनके सहयोगी ने सबसे पहले क्या करा? अगस्त 1942 के सत्र के दौरान कांग्रेस रेडियो शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांधी जी की बात सुनी, करो या मरो की भावना को आत्मसात किया। क्या बोल रहे कि गांधी की उन्होंने बात सुनी, करो या मरो, और उसको अपने अंदर समाहित कर लिया और उन्हें विद्युतीकृत कर दिया गया। बिंदु उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत, अब मैं सीधे सीधे बता देती हूँ आपको कि भारत के पास ना एक अपना रेडियो होना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या हो सके कि जनता को हम सूचना दे सके, क्योंकि जो आपकी ब्रिटेन था ना, वो क्या करता था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाता था, अखबार जो छपते थे उसमें सेंसरशिप लगाता था। ठीक है। सही जानकारी देना नहीं चाहता था। तो इसी के दौरान इन लोगों ने क्या सोचा कि एक ऐसा रेडियो होना चाहिए जिससे हम आंदोलन की जानकारी दे सके, किसको? देश की जनता को। इन्होंने फिर उसका भाई आरंभ करना शुरू कर दिया। ठीक है। बनाना शुरू कर दिया इसको। और फिर इन्होंने बोला कि हमारा खुद का एक रेडियो स्टेशन स्थापित करते हैं ना हम, ताकि हम अच्छे से जानकारी दे सके भारत को, लोगों को। क्योंकि जो ब्रिटेन सॉरी, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो तो हर चीज पर रोक टोक कर देता है, सेंसरशिप लगा देता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है, छाट काट के अखबारों में खबर छपने देता है, अपनी कोई बुराई देखने ही नहीं देता। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने भाई अपना रेडियो का फैसला शुरू कर दिया कि हम अपना रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे। ठीक है। जिसे हम कांग्रेस नाम से जानते हैं। लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भाषणों और कार्यक्रमों के प्रसारण को व्यवस्थित करने में मदद की। 9 अगस्त को गिरफ्तारी के तुरंत बाद लोहिया और कई व्यक्तियों को भूमिगत रेडियो स्टेशन की योजना तैयार करने के लिए शुरू कर दिया। लोहिया ने कांग्रेस रेडियो के आयोजन में मदद के लिए खाकर से संपर्क किया। अब जो खाकर थे ये क्या थे? ये ना रेडियो के प्रबंध के प्रमुख वस्तुकार थे। ठीक है। और इसी टाइम क्या हुआ, खाकर ने गुप्त ऑपरेशन के लिए आवश्यक संसाधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है। रेडियो के लिए। ठीक है। वे कांग्रेस रेडियो के लिए ट्रांसमीटर उपकरण डिजाइन करने के लिए नरीमन अब्राबाद प्रिंटर के पास गए। अब जो ये प्रिंटर्स जी है ना, ये ना एक इंजीनियर है किसमें? रेडियो के उसमें। इससे पहले इनके पास लाइसेंस भी था, बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ठीक। जिसे रेडियो और वायरलेस सिस्टम की इंजीनियर के अच्छा अनुभव था। किसको? प्रिंटर को। अब देखिए कैसे धीरे धीरे करके कैसे ये अपना खुद का रेडियो विकसित करना चाह रहे हैं। ठीक है। वो सब बता रही हूँ मैं आपको। प्रिंटर ने अपने आवास पर अपनी एक कक्षा में एक एंटीना स्थापित किया। उन्होंने अपने कुछ परिचितों से उन संदेशों को इंटरसेप्ट करने का अनुरोध किया जो कांग्रेस रेडियो 41.78 मीटर पर वितरित करेगा। ठीक 7:45 अपराह उस रात और उसके बाद की शाम में जब उन्होंने रेडियो रिसीवर को 41.78 पर मीटर समायोजित किया, तब मेहता रेडियो प्रसारण सुन रहे थे
और 27 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब देखिए ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है बट इसमें बहुत सारा था कि इनके पास ना रेडियो के पार्ट्स नहीं थे, तो ये अलग अलग जगह से रेडियो के पार्ट्स खरीदते। एक मिर्जा आता है, मिर्जा को भेजते कि देखो रेडियो में क्या क्या चीज़ों की कमी है, फिर वो जाता है रेडियो के पार्ट्स लेने के लिए, ठीक है। फिर वो पार्ट्स जोड़ेंगे, ठीक, फिर पार्ट्स जोड़कर फिर अपना खुद का वो एंटीना वगैरह जो भी है वो उसको स्थापित करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा था तो मैंने शॉर्ट में कराई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 27 अगस्त 1942 को इन्होंने शुरू किया। कांग्रेस रेडियो को शुभारंभ कब हुआ, 26 अगस्त 1942 को मुंबई में चपेटी में। अब ये जो ना थे ना एक जगह नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर ये एक जगह रहते ना तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना इनको पकड़ लेती। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई गई, मुंबई में एक चौपाटी है सी व्यू, उनकी सबसे ऊपरी बिल्डिंग थी, ठीक है। वहां पर किराए पर रूम लिया और नाम और पता गलत बताया उन्होंने, क्योंकि सही बताते तो भाई पुलिस पकड़ लेती इनको। ठीक। और जो प्रिंटर और मिर्जा थे इन्होंने मेहता की सहायता से क्या करा, एंटीना लगाया। खाकर प्रसारण की प्रोग्रामिंग देखते थे जिसे अक्सर टाइप किया जाता था। 3 सितंबर 1942 को पुलिस बुलेटिन ने घोषणा की कि कांग्रेस रेडियो स्टेशन रात 8 बजे प्रसारण शुरू करेगा। रेडियो स्टेशन ने तब प्रसारण आवृत्ति को 42.34 मीटर में बदल दिया। कांग्रेस रेडियो प्रसारण में करो या मरो का नारा शामिल किया गया। शुरुआती चरणों में केवल एक प्रसारण था जो 15 से 20 मिनट के बीच प्रसारित होता था। कुछ समय बाद कांग्रेस रेडियो स्टेशन ने भी कार्यक्रम में सुबह के प्रसारण को शामिल किया। यह प्रसारण हिंदुस्तान हमारे से शुरू हुआ और वंदे मातरम के साथ समाप्त हुआ। कांग्रेस रेडियो के लिए ट्रांसमीटर को 25 सितंबर 1942 को अजीत विला में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि वहां पर ना फिर पुलिस आ गई थी। तो इन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी अपनी जो जगह है वो चेंज करी। प्रसारण बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। वो प्रयास क्या थे आपके, 4 अक्टूबर 1942 को रेडियो ट्रांसमीटर को लक्ष्मी भुवन में स्थानांतरित कर दिया गया। लक्ष्मी नगर में रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग का शुभारंभ कांग्रेस रेडियो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लोहिया ने वित्त की जिम्मेदारी संभाली और जयप्रकाश नारायण ने अच्युत पटवर्धन जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं से रेडियो टीम को समाचार अपडेट, साक्षात्कार और भाषण दिए। लोहिया ने उषा को समूह रिकॉर्डिंग का काम दिया, जबकि विट्ठल भाई ने समूह को प्रसारण का काम दिया सौंपा। तो देखिए सब अपना अपना काम संभाल रहे ताकि रेडियो कैसे आगे बढ़े, इसका विकास कैसे हो। इस प्रकार कांग्रेस रेडियो की अपनी रिकॉर्डिंग साइट, एक अलग आवृत्ति और अपने ट्रांसमीटर और प्रसारण स्टेशन के अलावा कॉल साइन था। प्रसारण की शुरुआत इस घोषणा के साथ हुई, यह कांग्रेस रेडियो भारत में कहीं से भी 42.34 मीटर पर कॉल कर रहा है। टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में समाचार प्राप्त करने के लिए भारत भर में विश्वसनीय दूतों से संपर्क किया। ठीक। कांग्रेस रेडियो टीम ट्रांसमीटर के आउटपुट पावर बढ़ाने में रुचि रखती थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिंटर और शांतिलाल रेडियो की ट्रांसमिटिंग ताकत को सुधार लाने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्राभाई पटेल से मिलने गए। कांग्रेस रेडियो टीम ने प्रोग्रामिंग को 2 स्टेशनों के बीच विभाजित करने का फैसला किया, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। 18 अक्टूबर 1942 को 39 मीटर पर एक अंग्रेजी कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसका आ जाएगा प्रसारण, ठीक है। कांग्रेस रेडियो से प्रसारण, रेडियो प्रसारण ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले संदेश दिए। कांग्रेस रेडियो ने 20 अक्टूबर 1942 को घोषणा की कि सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने समाचार प्रचार पर रोक लगा दी है। सरकार ने अन्य देशों से भारत में आने वाली सभी खबरों पर क्या क्या रोक लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से बाहर जाने वाली खबरों पर भी रोक लगा दिया। यहाँ तक कि जो प्रांत के अंदर की खबरें है ना वो दूसरे प्रांत तक भी नहीं पहुंच सकती, ऐसा कर दिया था। इसके लिए क्या जरूरी था, अपना रेडियो जरूरी था, ठीक है, लोगों को लोगों के अंदर जागरूकता भरने के लिए। 19 अक्टूबर के कांग्रेस प्रसारण ने आगे किया कि आजकल समाचार पत्र सच को दबा रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, आपको ऐसे अखबार नहीं पढ़ने चाहिए। इसलिए कांग्रेस रेडियो ने इस अवसर उठाया, चुनौती को स्वीकार
किया और भारत के लोगों को नेता विहीन आंदोलन को मजबूत रखने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ज्वार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। कांग्रेस रेडियो के प्राथमिक संदेशों ने लोगों को शहरों में रहने की बजाय अपने गांवों में लौटने के लिए कहा। जो शुरुआत के संदेश थे कैसे थे कि आप शहरों में मत रहिए, अपने गांव वापस जाइए, ठीक है। इसने उन्हें आत्मनिर्भर की रणनीति अपनाने और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बिचौलियों से बचने के लिए कहा, ठीक। रेल मार्ग पर काम करने से परहेज करने के लिए कहा, ठीक है। चेतावनी दी क्योंकि उन पंक्तियों में सैनिकों को ले जाया जाता था, ठीक। जो रेल मार्ग पर काम करते थे वहीं से सैनिकों को लेके चले जाया जाता था। रेडियो ने महिलाओं पर हो रहे हमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि निहत्थे लोगों के खिलाफ ब्रिटिश हिंसा के बिना सेंसर वाली रिपोर्ट प्रसारित की। 19 अक्टूबर 1942 को रेडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया गया। हम सैनिकों द्वारा अपनी महिलाओं के, देखिए इसमें क्या था, महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, ठीक है। और जो आंदोलन होते थे उसमें पुलिस जो होती थी महिलाओं को ले जाती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, वहां पर उनके साथ दुष्कर्म करती थी, ठीक। उसको रोकने के लिए कहा। हालांकि अगर आजाद हो और जिंदा भी हो तो करो या मरो। 9 अक्टूबर को उषा ने महिलाओं पर अपमान का ब्यौरा दिया, ये मैंने जो आपको बता दिया, ठीक। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। 12 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस ने हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई संदेश भेजा। प्रसारण में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार यह दावा करती है कि केवल एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा है और 9 करोड़ मुसलमान भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थे। यह ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा झूठा दावा था और हिंदू मुस्लिम पारसी और ईसाई सभी स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है। ये रेडियो से बोल रहे हैं लोग। अत्यधिक महत्व देते हैं। कार्यक्रम में कहा गया कि देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे आजादी के लिए, ठीक है। और उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति जताई। कांग्रेस मजदूरों और किसान आम लोगों के अधिकारों की प्रबल हिमायती की। 27 अक्टूबर 1942 को AICC ने रेडियो पर एक नया बयान भेजा जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र भारत का आधार मजदूरों और किसानों का गणतंत्र होना है। अब ये देख लेना आप, मुझे खांसी उठ रही है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो ये निष्कर्ष देख लेना आप, ठीक है। थैंक यू।